ये QR स्कैन करके आप हमें कृपया पत्रम पुष्पम से सहायता करें। और आपको ये भी याद दिला दें कि हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो हैं वो ज्वाइन बटन की एवज में है, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सड़जी का निपटारा आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और बड़ी सफाई से किया। आपको ध्यान है, आज सवेरे जो वीडियो मैंने सोलो चलाई थी उसमें मैंने एक भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी 100% सही हुई। और न केवल सही हुई, अपितु मैंने तो ये कहा था कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो चर्चा तक नहीं की और कहा कि भैया नोटिस दो, और उसके बाद जो भी आपकी पिटिशन है उसका जवाब आएगा। 24 तारीख तक आपको रिजवाइंडर देना है, यदि कोई तो 27 तारीख तक रिजवाइंडर दीजिए, और उसके बाद 29 तारीख का जो वीक शुरू होता है उसमें इसको लगाया जाए। अब नई पिटिशन है, पता नहीं नॉन मिसलेनियस डे यानी सोमवार या शुक्रवार को लगाएंगे या मिसलेनियस डेज में लगाएंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। संभवतः रजिस्ट्री उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके तब लगाएगी। लेकिन सड़जी का मामला तो हम अभी चर्चा करेंगे। उससे भी अधिक एक और समस्या आ गई कि अमानतुल्लाह खां की जो एंटिसिपेटरी बेल थी उसका भी मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में आया था। वो भी आपको पता है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के तहत ईडी ने उनको भी बुलाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के पहले ही वो कह रहे हैं कि उनको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया, जाइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। और ये कहा कि भाई यदि कोई मटेरियल होगा तो ही तो अरेस्ट करेगी, यदि मटेरियल होगा तो अरेस्ट कर सकती है, यदि कोई मटेरियल नहीं हो तो फिर अरेस्ट ना करें। अब इसका क्या मतलब हुआ? सारा का सारा तो ईडी के हाथों में छोड़ दिया। वैसे यदि आप आम आदमी पार्टी के हैंडल्स देखें तो जैसे कि उनकी आदत है, वो सदैव की तरह अब इसको अपनी जीत बता रहे हैं। यानी रिलीफ नहीं मिली। एंटिसिपेटरी बेल मांगने गए थे, बेल नहीं दी, बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गई और कहा कि आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशन। और ये कह दिया कि भाई आप अपने नियमानुसार देखिएगा कि नियमों में आता हो तो ही अरेस्ट कीजिएगा। ऑब्वियसली नियमों में आता होगा तभी तो अरेस्ट करेंगे। उस सेक्शन 19 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पीएमएलए के, वो मीट आउट होने पर ही तो अरेस्ट किया जाता है ना। तो ये तो अमानतुल्लाह खां जो है, ये भी साथ साथ जो है वो उनका पैरेलल सिस्टम चालू हो गया है हमारे सड़जी के साथ। लेकिन सड़जी के केस में क्या हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सड़जी का जैसे ही केस आया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें तो नोटिस देना पड़ेगा। तो जैसे कि आदत है, आप जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी थे, तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपको पता है वो मोटे पैसे मिल रहे हैं उनको सड़जी से और आम आदमी पार्टी से। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें तो बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसमें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से कुछ सिलेक्टिव लीक्स किए गए हैं। आप देखिए हमारा नाम जो है वो ना तो सीबीआई की एफआईआर में है और ना ही जो ईडी की ईसीआईआर में है। उनकी जो एफआईआर होती है उसको एफआईआर नहीं मानती है कोर्ट, कहते हैं वो ईसीआईआर है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिपोर्ट होती है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब बात तो बाद में करेंगे, कि नहीं साहब, हमारी तो आपको ये सुनना पड़ेगा। देखिए हमारे खिलाफ जो है वो ईसीआईआर में नाम नहीं था हमारा, एफआईआर में सीबीआई के नाम नहीं था हमारा, और इन्होंने 16 स्टेटमेंट लिए हैं और 15 स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें से 10 स्टेटमेंट तो इन्होंने शरद रेड्डी के लिए है। शरद रेड्डी बाय द वे अप्रूवर बन गया। और उसके बाद 5 स्टेटमेंट और लिए हैं और 16वें स्टेटमेंट में हमारा नाम आया है। उस स्टेटमेंट की बेसिस पे इन्होंने अरेस्ट किया है हमको। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी स्टेज पर कोई भी नाम आता है, स्टेटमेंट में आता है, वेरीफाई होता है, करॉबरेट होता है, तो वो अरेस्ट भी किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था 9 बार तो गए नहीं, 10वीं बार में अरेस्ट हो गए डायरेक्ट
मटेरियल जो था इतना पुख्ता हो गया, और ख़ास तौर से आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप स्टॉल कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, तो फिर आपका कस्टोडियल इंटरोगेशन तो आवश्यक हो गया ना। तो इस बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जब पूरी कहानी और लंतरानी सुनाई हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, तो भी कोर्ट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आप देखिए, अब इसको रिलेट कीजिए मेरी भविष्यवाणी से। मैंने आपको बताया था कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है ना, वो इमोशनल अपील से और इन सब चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते, उनको इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। और कपिल सिब्बल ने भी एक बार इमोशनल पिच डाली थी कि साहब कि इस कोर्ट में क्या हो रहा है वो बाद में लोग जज करेंगे। उन्होंने कहा दैट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो बात कीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी। तो कह दिया कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, इस पर तो नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद फिर जो है वो कोई डिस्कशन नहीं किया। बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो रगड़ते रह गए, तरसते रह गए, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्कशन करने से मना कर दिया। तो ये बुरा हाल हुआ आज अभिषेक मनु सिंघवी जी का यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब इतना बुरा हाल हुआ है तो आगे क्या होगा? अब आप समझिए 15 दिन तो और अब कुछ भी नहीं होना, कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलनी। 15 दिन तो गए, बिल्कुल गए काम से। साथ में रिमांड जो है वो और बढ़ा दी गई। आज तक की रिमांड थी, अब 23 अप्रैल तक की हो गई। अब ये रिमांड वाला चक्कर तो चलता ही रहेगा ऑब्वियसली। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुन रहा है तो नीचे वाला तो अब कोई किसी प्रकार की बेल इत्यादि लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इन्होंने अपना केस जो है बुरी तरह से ख़राब कर लिया है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी ये जाते आराम से डीवी में जाते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी बाद में सुनता कि हाँ ठीक है ये प्रॉपर रूट से आए हैं। उनको साफ दिख रहा है कि ये अपनी स्थिति का, अपने चीफ मिनिस्टर होने का, अपने एक बड़े पॉलिटिशियन होने का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जल्दी तारीख देने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब जो है इसमें अर्जेंसी है, आप कृपया फ्राइडे की डेट दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिल सकती आपको तो 2 हफ्ते की डेट हम देते हैं। अब 2 हफ्ते बाद हम इसको लगाएंगे। तो 2 हफ्ते का मामला सीधा सीधा टल गया। अब हमारे पास कोई बात करने को नहीं है विशेष सर जी के बारे में, अलावा इसके कि आज एक और थोड़ा सा नाटक हुआ है। आज मान साहब जो थे, भगवंत मान जी जो थे सर जी से मिलने गए, और सर जी से मिलने के बाद फिर उन्होंने आके सर जी की जो व्यथा है वो बताई। कह रहे हैं कि उनको आतंकवादियों की तरह रखा गया। भाई तिहाड़ में सब एक जगह एक जैसे रखे जाते हैं, और इनको तो विशेष सुविधा भी दी गई है। इनको तो नीरजा चौधरी की किताब भी पढ़ने को दी गई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के गुर सीख रहे हैं। ये भूल गए कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जेल में जाना आवश्यक नहीं होता है, और वो भी करप्शन के चार्जेस पर, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर। ऐसे चार्जेस पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है। जो भी प्राइम मिनिस्टर अगर गए भी हैं तो वो पॉलिटिकल कारणों से गए हैं। चाचा नेहरू गए थे, पॉलिटिकल कारणों से गए थे। और मोरारजी देसाई गए थे, पॉलिटिकल कारणों से गए थे। इंदिरा गांधी गई थी, पॉलिटिकल कारणों से गई थी। इसलिए उनको जनता की सहानुभूति भी मिली और वो वापस भी चुनकर आए। और टीवी नरसिम्हा राव मेरे विचार से तो कभी गए नहीं जेल। चरण सिंह गए थे तो पॉलिटिकल कारणों से गए थे। चंद्रशेखर गए थे, पॉलिटिकल कारणों से गए थे। तो फिर कौन बचा? वीपी सिंह? मुझे तो नहीं लगता ना, वीपी सिंह तो कभी नहीं गए जेल। तो यही सारे के सारे हुए। मनमोहन सिंह सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो सदैव सत्ता के साथ रहने वाले सत्ताजीवी थे। वो तो इंदिरा गांधी के उस समय पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे जब भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की जो दर थी वो 28% थी। तो उनका एक ये भी बड़ा एक उनकी उपलब्धि है कि 28% उन्होंने भारत में इन्फ्लेशन पहुंचाया। और उसी के कारण जो है वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो इतना आंदोलन हुआ उसका प्रमुख कारण महंगाई भी थी।
महंगाई इतनी कमर तोड़ हो गई थी उनकी नीतियों के कारण, उनकी वामपंथी नीतियों के कारण, कि जनता जो थी पूरी सड़कों पर उतर आई थी। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन था वो इसीलिए इतना सफल हो रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचारी भी माना जा रहा था, इंदिरा गांधी को अक्षम भी माना जा रहा था, और महंगाई से सबकी कमर टूट रही थी। ये कारण थे। तो अब हमारे सर जी जो हैं वो एक नई गाथा लिखना चाहते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार होके और फिर मनी लॉन्ड्रर बन के, एक करप्ट चीफ मिनिस्टर बन के, एक करप्शन के चार्जेस पर अंदर जाके, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो भाई भगवंत मान जो थे ये क्यों कह रहे थे? भगवंत मान ने इतनी इनकी जो है दुर्दशा पर चिंता क्यों जताई? क्योंकि केजरीवाल जी ने उनसे कहा, बताते हैं कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा विक्टिम कार्ड तो खेलो, मैं तो हमेशा विक्टिम कार्ड से खेल के ही आगे जीतता आया हूँ, तो भाई मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, तो तुम मेरे लिए कुछ विक्टिम कार्ड तो खेलो, और कुछ नहीं तो यही कहो। तो इस पे एक नई तरह का एक जिसको कहें कि नैरेटिव बनाने का प्रयास सर जी ने करवाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर तो भगवंत मान बहुत प्रसन्न है। भगवंत मान को फ्री हैंड मिला हुआ है। भगवंत मान को अब एक ड्राइवर की तरह या एक कंडक्टर की तरह अपना स्टेट प्लेन लेके सर जी के साथ साथ नहीं घूमना पड़ता है। वो तो बहुत ही प्रसन्न है, वो भी और संजय सिंह भी। तो अब 14 दिन तक केजरीवाल जी की एक समझिए कि उनकी कथा की इतिश्री हो गई है, और हो सकता है कि हमें भी कूल ऑफ करना पड़े, तो कुछ मटेरियल ही नहीं है। 14 दिन तक के थी तो अंदर गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।